हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारी 10 महत्वपूर्ण श्रृंखला में हमारा लेसन है द्रव की अवस्थाएं, द्रव और गैस। तो इस लेसन पे हम आज 10 प्रश्नों को देखेंगे। और बेटा पहले जाने कि द्रव की अवस्थाएं, तो द्रव पदार्थ जिस अवस्था में रहता है वह उसकी अवस्था कहलाती है। तो द्रव्य की मुख्य 3 अवस्थाओं का ही वर्णन किया जाता है, जिसे हम क्रमशः ठोस, द्रव और गैस कहते हैं। तो ठोस वाला लेसन क्लास 12 का में पढ़ाया गया है और इस अध्याय में हम केवल उसकी द्रव और गैस अवस्था का ही अध्ययन करेंगे और उनके प्रश्नों के ही उत्तर देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे कहा जाता है हिमांक, क्वथनांक, गलनांक, क्रांतिक ताप। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वथनांक कहा जाता है। फिर निम्न में से किसकी विसरण गति अधिक होगी? तो बेटा विसरण गति उसकी अधिक होगी जिसका अणुभार कम होगा। जिसका अणुभार कम होगा वह अधिक तेजी से विस्तृत होगी। तो बेटा इसमें अणुभार किसका कम होगा? देखिए इसका कितना होगा? 32 जाएगा, इसका 44, इसका 17, इसका 28, 28। तो किसका बेटा कम होगा? NH3 का अणुभार बहुत कम, इनमें सबसे कम है, इसलिए इसकी विसरण गति क्या होगी? सबसे अधिक होगी। फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीथेन तथा ऑक्सीजन के समान द्रव्यमान को पात्र में लिया गया, तब कुल दाब का यानी कुल दाब का प्रभाज यानी मोल प्रभाज ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा। यानी कितना मोल प्रभाज ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा? तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों के समान द्रव्यमान रखे हैं, तो हम दोनों की मात्राएं क्या मान लें? 1 ग्राम मान लें। दोनों की मात्राएं 1 ग्राम मान लेंगे तो 1 ग्राम से क्या निकल आएगा? अब इसके हम दोनों क्या निकालें? दोनों के मोल निकाल लेंगे। तो दोनों बटा मोल कैसे निकलेंगे? यानी एक का कितना हो जाएगा मीथेन का? अगर हम देखें तो NCH4 आपका हो जाएगा 1/16 और N जो O2 हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? 1 कितना हो जाएगा? कितना? हाँ 12/16, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन 16 16 कितना हो जाएगा? 32। अब देखिए ये इससे निकल आएगा, इससे हम क्या निकालेंगे? इससे अब इससे हम निकाल लेंगे मोल प्रभाज, यानी मीथेन का मोल प्रभाज निकाल लेंगे और ऑक्सीजन का मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो कुल दाब का पूछा है तो बेटा कैसे निकलेगा? देखो तो PO2 निकलेगा, आपको निकलेगा यानी XO2 इंटू P, यानी जो भी X है हमारा, यही हमारा क्या है? यही हमारा मोल प्रभाज निकलेगा। तो जो भी मोल प्रभाज के सूत्र से जो भी हम ऑक्सीजन का मोल प्रभाज निकालेंगे वही उसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर लगभग बेटे कितना आएगा? ऑप्शन दे रखा है हमारा 1/3, 1/2, 2/3, 1/3 गुणे 273/298। तो बेटा इसका उत्तर क्या निकलेगा? इसका उत्तर निकलेगा 1/3। फिर पूछा है वांडर वाल समीकरण में वास्तविक गैस में उपस्थित आकर्षण बल है, यानी किस रूप में आकर्षण बल वास्तविक गैस में उपस्थित है? तो NB AN²/V माइनस AN²/V² माइनस NB। बेटा उत्तर क्या सही होगा? इसका होगा बी ऑप्शन, यानी AN²/V के रूप में क्या होगा? आकर्षण बल उपस्थित होगा। फिर हमारा कह रहा है द्रव मेथेनॉल को गैस में परिवर्तित करने हेतु किस प्रभावी अंतरा अणु बल अथवा बंध को समाप्त करना होगा? तो पहला द्विध्रुव आकर्षण बल, फिर सहसंयोजी बल, लंदन विवर्तन बल, हाइड्रोजन बल, यानी हाइड्रोजन बल कह सकते हैं या कह सकते हैं हाइड्रोजन बंध। तो बेटा इसका उत्तर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हमारा होगा हाइड्रोजन बंध। अगर हाइड्रोजन बंध को समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा? हमारा मेथेनॉल जो द्रव रूप में है वो गैस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। फिर देखिए आदर्श गैस से सर्वाधिक विचलन अपेक्षित है। तो N2 नाइट्रोजन, मीथेन गैस, अमोनिया गैस, हाइड्रोजन गैस। तो बेटा जो सर्वाधिक विचलन होगा वो किसका होगा? सर्वाधिक विचलन होगा अमोनिया गैस। किसका होगा? अमोनिया गैस का होगा। यदि Z संपीड़न गुणांक है तब निम्न दाब पर वांडर वाल्स गैस समीकरण होगा। तो बेटा देखिए Z बराबर 1 - PB/RT,
P प्रेशर है और गैस कांस्टेंट T टेम्परेचर है। फिर Z बराबर 1 प्लस PB अपॉन RT, Z बराबर 1 प्लस RT अपॉन PB, Z बराबर 1 माइनस A अपॉन V RT। तो जो A और B है ये वान डर वाल्स स्थिरांक है। इसका उत्तर बेटा क्या होगा? इसका उत्तर होगा आपका डी नंबर, यानी Z इक्वल टू होगा 1 माइनस A अपॉन V RT। फिर दे रखा है उच्च दाब पर, देखिए निम्न दाब पर था, चाहे उच्च दाब पर वास्तविक गैस का संपीड़ितता गुणांक, यानी संपीड़न गुणांक को ही संपीड़ितता गुणांक भी कहते हैं। तो कहता है कौन सा सही है, 1 प्लस RT अपॉन PB 1, या 1 प्लस PB अपॉन RT, या 1 माइनस PB अपॉन RT। तो बेटा इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सी नंबर, 1 प्लस PB अपॉन RT जो है ये क्या होगा? निम्न जो है उच्च दाब पर वास्तविक गैस का संपीड़न गुणांक होगा। फिर गैसों के विसरण की गतियों और उनके घनत्व में संबंध होता है। तो बेटा R1 अपॉन R2 और D1 अपॉन D2, B है R1 अपॉन R2 बराबर D2 अपॉन D1, C है R1 अपॉन R2 बराबर D2 अपॉन D1, D इक्वल टू है R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट D1 अपॉन D2। तो बेटा सूत्र क्या देगा, उसका क्या होगा? सूत्र होगा सी ऑप्शन, R1 अपॉन R2 बराबर D2 अपॉन D1। क्योंकि ये होता क्या है? विसरण दर होता है, इसे विसरण दर या विसरण गति कहते हैं। ठीक है, तो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट D, ये सूत्र होता है फॉर्मूला। इस सूत्र से ये निकाल लेते संबंध इसका, R1 अपॉन R2 बराबर अंडर रूट D2 अपॉन D1। सी उत्तर इसका क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर हमें इनमें आदर्श गैस समीकरण नहीं है, यानी इनमें कौन सा जो है जो आदर्श गैस समीकरण नहीं होगा। देखिए PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू W अपॉन MRT, P इक्वल टू N अपॉन VRT, P इक्वल टू N अपॉन CRT। यानी इसमें से कोई तीन उत्तर हमारे सही है, एक डिफरेंट देखते हैं कौन सा गलत है इसमें। तो उत्तर हमारा डी ऑप्शन क्या है? इसका रॉन्ग आंसर है। P इक्वल टू N अपॉन CR2 गैस समीकरण यानी आदर्श गैस समीकरण नहीं होगा। बाकी तीनों ही हमारे क्या है? जो है आदर्श गैस समीकरण के ही रूप हैं। तो ये हमारे द्रव की अवस्थाओं से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म होते हैं। तो इन्हें आप क्या करें? रिवाइज करें बार बार, जिससे आपके एग्जाम में आपको सफलता मिले। धन्यवाद।